नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक तरफ अमेरिका और इजराइल ये दोनों मिलकर के ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ रूस उसी ईरान को अपने हथियार और सैन्य सामान पहुंचाने में बैक टू बैक लगातार मदद करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। और इन दोनों घटनाओं के इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत को लेकर के ऐसा कदम उठा दिया है जिससे अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। क्या बातचीत का रास्ता अब बंद हो चुका है? शांति वार्ता की जो आहट हमको फील हो रही थी, महसूस हो रही थी, क्या वो शांति वार्ता अब धराशायी हो चुकी है? क्या एक बहुत बड़ी जंग का रास्ता अब खुल चुका है? क्या पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के आगोश में बहुत ही जल्द आने वाली है? सो गाइस, आज की ये वीडियो सिर्फ ईरान से संबंधित नहीं है, इसमें रूस भी है, अमेरिका भी है, इजराइल भी है और सबसे अहम रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी है। यह हॉर्मुज़ की वो समुद्री पट्टी भी है जिससे दुनिया के तेल कारोबार का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है। तो अगले कुछ मिनट बेहद ध्यान से सुनिएगा आप सभी, क्योंकि तस्वीर तेज़ी से बदलती हुई हमको दिखाई दे रही है और ये तस्वीरें साफ साफ संकेत दे रही है कि पूरा वर्ल्ड एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील होने वाला है। चलिए बात करते हैं पहली खबर की, बात करते हैं रूस और ईरान की दोस्ती की। सो 18 अगस्त की एक रिपोर्ट में NBC न्यूज़ के हवाले से ये दावा किया गया है कि रूस ईरान को विस्फोटक सामग्री, गोला बारूद और ड्रोन से जुड़े पुर्जे कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान तक भेज रहा है और एक यूरोपीय सरकार के दस्तावेज का हवाला भी दिया गया है। अब यहाँ पे हमको समझने वाली बात दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है कि ईरान पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों में उसकी मिसाइल और ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने की खबरें भी हम तक कई बार पहुँची हैं। ईरान को नुकसान हुआ इस जंग में बहुत बड़ा और फाइनेंशियली क्राइसिस भी बहुत तगड़ा ईरान ने झेला है। और ऐसे में अगर रूस वास्तव में उसे सैन्य सप्लाई दे रहा है तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि ईरान अपने हथियारों का स्टॉक दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और रास्ता कौन सा है? कैस्पियन सागर। इसकी मदद से, कैस्पियन सागर की हेल्प से ईरान फिर से अब उठने वाला है। दोस्तों यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, कैस्पियन सागर। सगस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सप्लाई में समुद्री जहाज़ों का इस्तेमाल बैक टू बैक हो रहा है। रूस लगातार सप्लाई कर रहा है इस समय वेपन्स के, हथियारों के इस समय ईरान को। और कुछ जहाज़ इसमें ऐसे जहाज़ हैं, कुछ जहाज़ जो पश्चिमी प्रतिबंधों के दायरे में बताए गए हैं, लेकिन फिर भी रूस बिना किसी प्रतिबंध के भी लगातार अपने जहाज़ों का प्रयोग कर रहा है इन हथियारों को भेजने के लिए। और आपको याद होगा कैस्पियन सागर के बारे में दोस्तों, ये वही रास्ता है जहां से पहले ईरानी ड्रोन रूस तक पहुंचते थे। इस तरह की खबरें हमको पढ़ने को मिलती थी। अब उसी समुद्री नेटवर्क के जरिए रूस से ईरान तक हथियार जाने की बातें सामने आ रही हैं। मतलब कि पहले ईरान रूस की मदद कर रहा था, अब रूस ईरान की मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों की दोस्ती दोस्तों परवान चढ़ रही है। अगर ये सिलसिला लंबे समय तक चलता है तो अमेरिका के लिए चुनौती सिर्फ ईरान नहीं रहेगा, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती रूस भी बन जाएगा। थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है? क्या सच में हालत ख़राब होने से पहले क्या सच में कोई शांति वार्ता का रास्ता निकलेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए अब आते हैं अमेरिका पर। सगत अभी हाल ही में आपको याद होगा चंद घंटों पहले ईरान के जो विदेश मंत्री है उनका एक बयान आता है कि अमेरिका उनसे भीख मांग रहा है बातचीत को लेकर के, कि भैया ईरान आप प्लीज़ हमसे बातचीत कर लो, शांति वार्ता का रास्ता निकालो। लेकिन उसके चंद घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान के साथ फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं चल रही है और ना ही कोई बातचीत निर्धारित रूप तक पहुँची है। सगत राइटर्स के मुताबिक इसी दौरान हॉर्मुज़ को लेकर के अमेरिका और ईरान के दावे भी आमने सामने थे। मतलब साफ है, जिस रास्ते से बातचीत के जरिए तनाव कम होने की उम्मीद थी हम सभी को, उसी रास्ते पर फ़िलहाल अब एक बहुत बड़ी धुंध छा चुकी है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब बातचीत रुकती है ना, तो सिर्फ बातचीत नहीं रुकती है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मिसाइलें चल सकती हैं, नौसेना चल सकती है और आर्थिक प्रतिबंध चल सकते हैं। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़र अब अमेरिका ईरान टकराव पर है। दोस्तों अब मिडल ईस्ट की कहानी की सबसे संवेदनशील हिस्से पर थोड़ी सी ज़रा बात कर लेते हैं आप और मैं। सगत ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव, उनका नाम है मोहसिन रज़ाई, ने अमेरिका के हॉर्मुज़ संबंधी दावों पर एक तीखा हमला किया है और इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अमेरिका हॉर्मुज़ को अपने नियंत्रण में बताता है, लेकिन उसे दोबारा खोल पाने की उसकी क्षमता तक नहीं है।
और उसके दावों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर भी है। सो गाइस, रज़ाई ने ये साफ साफ अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि ये अंतर अमेरिका और हॉर्मुज़ के बीच मौजूद लगभग 7000 मील की दूरी से भी ज़्यादा है, और इसे उन्होंने पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर की उपाधि दी है, या पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर की शुरुआत बताया है मोहसिन ने अपने इस स्टेटमेंट में। वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट आप लोग प्लीज़ जरूर पढ़िएगा। दोस्तों, इस जंग की वजह से ईरान का कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। या ईरान को भले ही फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस हुआ हो, लेकिन ट्रंप ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसने सोचा कि वो ईरान के रिजीम बड़ी आसानी से चेंज कर देगा ऑपरेशन फ्यूरी के माध्यम से, लेकिन कहानी बिल्कुल पलट गई। या इस समय ट्रंप की भी हालत काफ़ी खस्ता पड़ी है। अमेरिका की जनता इस समय ट्रंप के सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरी हुई है, सोचिए एक बार। और ट्रंप के ऊपर जंग को रोकने का एक बहुत बड़ा दबाव भी है, लेकिन फिर भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप अजीबोगरीब अपने स्टेटमेंट दे करके, अजीबोगरीब अपने एक्शन चल करके इस शांति वार्ता को जंग में तब्दील करने का प्रयास कर रहा है। बाकी अब इसको उम्र का तकाजा बोलेंगे या फिर कुछ और, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की उम्र हो चुकी है 74+। ये 74 साल से ऊपर का हो चुका है। सोचिए, इस समय जो बीते कल ईरान ने साफ साफ स्टेटमेंट दी है, मोहसिन ने साफ साफ ईरान ये कह रहा है कि समंदर पर सिर्फ ताकत दिखाने से मालिकाना हक नहीं मिल जाता है। यानी कि हॉर्मुज़ अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं रहा, ये अमेरिका और ईरान की ताकत की परीक्षा भी अब बन चुका है। चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। सगत ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने भी अमेरिका की रणनीति पर निशाना साधा है। या ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने यह कहा है कि सिर्फ दबाव बढ़ा करके अमेरिका ईरान से ऐसी रियायतें हासिल नहीं कर सकता है जो पहले से बातचीत के ड्राफ्ट का हिस्सा ही नहीं थी। यानी कि आपको कोई रियायत नहीं मिलने वाली। दोस्तों, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने अमेरिकी अधिकारियों स्कॉट बेसेंट और पीट हेग्सेथ पर भी तीखी टिप्पणी की है और क्लाउन क्रू जैसी भाषा का इनके लिए इस्तेमाल किया है। और अब राजनीति की भाषा चाहे जितनी तीखी हो, असली सवाल ये है, क्या दबाव से ईरान झुकेगा, अमेरिकी दबाव से, या दबाव ईरान को और ज़्यादा आक्रामक बनाएगा। और इसका दोस्तों जवाब हमको आने वाले दिनों में मिलेगा। और दोस्तों, अब एक पुरानी और बेहद अहम कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। सगज इजराइल के एक सैनिक हैं, यहूदा कार्टूज, एक सैनिक थे। उनके अवशेष करीब 44 साल बाद मिलने की खबरें सामने आई हैं, और ये मामला 1982 के लेबनान युद्ध के साथ में जुड़ा हुआ बताया गया है। यानी सोचिए, एक सैनिक के लापता होने के 4 दशक से ज़्यादा समय बाद उसके अवशेष उसके देश वापस पहुंचते हैं, उसके परिवार वालों को उसके अवशेष मिलते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ खबर एक सैनिक की खबर नहीं है, सैनिक की कहानी नहीं है, इसके पीछे परिवारों का एक लंबा इंतज़ार है, परिवार का एक बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ और दशकों पुरानी यादें छुपी हैं इसके पीछे। दोस्तों, युद्ध की खबरें अखबार से गायब हो जाती हैं, लेकिन किसी परिवार का इंतज़ार सालों साल तक ख़त्म नहीं होता है। और युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी यही होती है, या जंग ख़त्म होने के दशकों बाद भी किसी परिवार का इंतज़ार ख़त्म नहीं होता है। हर पल हर घड़ी अपने के आने का इंतज़ार उसको लगे रहता है। सोचिए, 44 साल बाद किसी अपने के अवशेष अगर किसी के घर पहुंचते हैं, उसके अपने के घर पहुंचते, सोचिए उसके अपनों की इस समय मनोदशा क्या रही होगी। थिंक अबाउट इट। एक बार इस मुद्दे पर भी प्लीज़ आप लोग विचार जरूर करिएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने भारत के बारे में। सगज हिंद रज़ा फाउंडेशन ने भारतीय अधिकारियों के सामने इजरायली रिजर्व सैनिक इतान गिलेबोआ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। सगज इस फाउंडेशन का ये आरोप है कि गिलबाओ गाज़ा में 2024 के दौरान खान यूनुस और रफ़ा में इमारतों की तबाही से जुड़े अभियानों में ये व्यक्ति शामिल था, और उसने इससे जुड़े वीडियो को साझा किया है। और इस रिपोर्ट्स के अनुसार वो हिमाचल प्रदेश में इस समय मौजूद था, और भारतीय पुलिस, गृह मंत्रालय तथा इमिग्रेशन अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की गई है इस मंत्रालय के द्वारा, इस फाउंडेशन के द्वारा। दोस्तों, ध्यान रहे कि यह आरोप है, अदालत से साबित हुआ कि अपराध नहीं है, और यही फ़र्क खबर और आरोप में होता है। और एक जिम्मेदार दर्शक के तौर पर हमें इसे समझना चाहिए कि आखिरकार डाटा क्या कहता है। चलिए अब आते हैं इजराइल के बेहद गंभीर खबर पर।
सो गाइस, इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इत्तेमार बेन गुविर ने 18 अगस्त को एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश किया था, शेयर किया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि फ़िलिस्तीनी कैदियों को फांसी देने के लिए एक विशेष प्रकार का, एक यूनिक प्रकार का हम लोग केस तैयार कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन फैसिलिटी हम लोग तैयार कर रहे हैं। सोचिए, ये इसका लाइव टेलीकास्ट कर रहा है कि हम फ़िलिस्तीनी कैदियों को किस तरह से मारेंगे, सोचिए कैसे फांसी देंगे उनको। अगर ये खबर जो फ़िलिस्तीनी कैदियों के परिवार वाले हैं उन तक पहुंचेगी, उनके दिल पर क्या बीतेगी। और ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि बेन गुविर पहले भी फ़िलिस्तीनी कैदियों को लेकर के बेहद कठोर बयान दे चुके हैं। दोस्तों, 18 अगस्त को उनके उस बयान की भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई, जिसमें उन्होंने गज़ा में हर रात 30 से 40 फ़िलिस्तीनियों को मारने की बात कही थी। पर डे हम लोग 30 से 40 कैदी फ़िलिस्तीनियों को मार रहे हैं, ये इसकी स्टेटमेंट थी। अब अगर फांसी की सुविधा वास्तव में तैयार की जा रही है तो सवाल सिर्फ सज़ा का नहीं है, सवाल ये है क्या मौत की सज़ा को सार्वजनिक तमाशे में बदलने की तैयारी हो रही है। और यही वजह है कि इस मामले पर मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून को लेकर के गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आपके होते हुए इस तरह की खबरें आखिरकार क्यों आ रही है, इस तरह की आखिरकार इसको हिम्मत क्यों मिल रही है। और अब पूरे इस वीडियो की तमाम खबरों को अगर हम एक लाइन में समझेंगे, अब पूरी तस्वीर को अगर हम एक साथ रख के देखेंगे तो रूस ईरान को बैक टू बैक सपोर्ट कर रहा है। रूस ईरान को अब हथियार सप्लाई करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। ईरान रूस की दोस्ती परवान चढ़ रही है। अमेरिका और ईरान की बातचीत अब अटक चुकी है। हॉर्मुज़ दुनिया की राजनीति का एक नया मैदान बन चुका है और गज़ा में बयानबाजी और सैन्य कार्रवाई का विवाद लगातार जारी है। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सीख इन तमाम खबरों से हमको यही मिलती है कि जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती है, जंग हथियारों से भी होती है, समुद्री रास्तों से भी होती है, तेल की कीमतों के माध्यम से भी होती है और कूटनीति की मेज पर भी जंग होती है। और अगर रूस ईरान की सैन्य नज़दीकी बढ़ती है या अमेरिका ईरान बातचीत पूरी तरह से टूटती है तो आने वाले दिनों में पश्चिमी एशिया का संकट और अधिक गंभीर हो सकता है। उसका इम्पैक्ट हमारे विश्व गुरु भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? ईरान और रूस की बढ़ती नज़दीकी अमेरिका की रणनीति को बदलने पर मजबूर करेगी, अमेरिका को झुकने पर मजबूर करेगी? और दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है, क्या सच में हम जो विश्व गुरु देश है, जो हमारे देश में भी अमृतकाल का दौर चल रहा है, क्या हम इस जंग की मार को झेल पाएंगे? क्या हम अब इतने कैपेबल बन चुके हैं? या भारत के बारे में आपका क्या विचार है? वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से मंथन करिए, उसके बाद सवालों का जवाब प्लीज़ मुझे आप लोग पक्का सेंड करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।